नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम सांख्यिकी से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है प्रदत्तों का चित्रमय प्रतिनिधित्व, या इसी को कहते हैं आंकड़े का आलेखीय निरूपण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये सांख्यिकी से संबंधित 12वां क्लास है। इससे पहले 11 क्लास सांख्यिकी का हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सांख्यिकी का क्लास चल रहा है ये चाहे बीए के बच्चे हों, चाहे एमए के बच्चे हों, चाहे रिसर्च पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे किसी भी विषय के बच्चे हों, सभी में सांख्यिकी जो है समान रूप से एक पेपर होता है और सांख्यिकी के जो संप्रत्यय हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन क्लास सांख्यिकी का मैं चला रहा हूं, जिससे कि सभी बच्चों के लिए ये उतना ही लाभान्वित हो जितना कि मनोविज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इधर आप कुछ चित्र देख रहे हैं। इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से देखकर ये बताइए कि इन चित्रों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपने बचपन में अपने मैथ के सवालों में ज़रूर से ग्राफ पे चित्र बनाया होगा। ठीक है, वो चित्र क्यों बनाया जाता है? चित्र इसलिए बनाया जाता है कि जो आंकड़े बहुत बड़े हैं, ठीक है, आंकड़े बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको क्या है चित्र के माध्यम से छोटे रूप में हम कन्वर्ट कर देते हैं, और जो देखने वाला होता है वो चित्र को या ग्राफ को ही देखकर समझ जाता है कि जो रिसर्च किया गया है या जो भी तथ्य है उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं या क्या आंकड़े हैं। जैसे आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा अक्सर कि क्रिकेट मैच में टीवी पे बीच बीच में क्या है भारत और पाकिस्तान का तुलनात्मक एक जो है चित्र बना होता था। ठीक है, तुलनात्मक एक चित्र बना, तो कैसे चित्र बना होता था तुलनात्मक? देखिए, ठीक इस प्रकार से चित्र बना होता था। ये ऐसे करके, ये ऐसे ऊपर जा रहा था, ऐसे करके बना होता था। ठीक है, तो इससे जो है आप अंदाज़ा लगा लेते थे कि 20 ओवर में भारत का कितना था, पाकिस्तान कितना था, कब जो है किसका जो है स्कोर बोर्ड किस ओवर में ज़्यादा गए, इत्यादि बातों को पता लगता था। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्राफ जो है बनाया जाता है। स्टैटिक्स में जो है ग्राफ का बहुत ज़्यादा महत्व है। ग्राफ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और रिसर्च तो बिना ग्राफ के अधूरा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखिए, किसी मापन जानते हैं आप, किसी मापन, परीक्षण या अध्ययन में जो आंकड़े या आवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है, उन्हें ग्राफ चित्रों के माध्यम से और भी आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी आप मापन करें, कोई भी अध्ययन करें, कोई भी रिसर्च करें, उससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, आवृत्तियाँ प्राप्त होती है, उसे आप ग्राफ के माध्यम से या उसका चित्रमय प्रतिनिधित्व करके उसे और भी आकर्षक ढंग से आप सजा सकते हैं। ठीक है, प्रदत्तों को समझने, उनका विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए ग्राफ एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रविधि है। ग्राफ क्या करता है? प्रदत्तों आंकड़ों को समझने के लिए और उनका एनालिसिस करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए ग्राफ एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रविधि। कैसे? जब आप क्रिकेट मैच देखे हैं तो उसमें देखे हैं कि आप बीच बीच में वो आता था, ग्राफ बना होता था। ठीक है, तो उसमें देखकर आप क्या करते थे? आप आंकड़ों को समझते थे। आंकड़ों कैसे समझते थे कि 20 ओवर में भारत कितना रन, ऑस्ट्रेलिया कितना रन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उनका विश्लेषण करते थे, किसका रन ज़्यादा है, किसका रन कम है। लास्ट में निष्कर्ष प्राप्त करते थे कि ऐसे ही अगर रन रेट गया तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ठीक है, इसलिए ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन सब चीज़ों में। एक ही ग्राफ से हम 2 से अधिक चरों की तुलना कर सकते हैं। चर क्या होता है? स्वतंत्र चर होते हैं, आश्रित चर होते हैं। ठीक है, उन दोनों चरों को एक ही ग्राफ में हम दर्शा सकते हैं एवं प्रदत्तों को एक ही स्थान पर प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे लड़के एवं लड़कियों की बुद्धि स्तर की हमको तुलना करना हो तो दोनों को एक ही भुजा पर प्रदर्शित कर ग्राफ हम बना लेते हैं। कैसे एक ही भुजा प्रदर्शित ग्राफ बना लेते हैं? जैसे मान लीजिए, देखिए ये क्या है, भुजा, आधार भुजा है। ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको कहते हैं हम उदग रेखा, वर्टिकल लाइन। ठीक, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक, अब एक ही भुजा पे कैसे आप करेंगे? लड़के और लड़कियों दोनों की बुद्धि स्तर। तो अगर हम स्तंभाकृति का निर्माण कर रहे हैं तो देखिए, हम मान लीजिए लड़कों का ये कर दिए सिग्नल, ये लड़कों का ऐसे रहेगा। ठीक है, ये वाला, और लड़कियों कैसे रहेगा, कैसे पता चलेगा? लड़कियों का ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक ही भुजा पे आप दोनों का प्रदर्शित कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ग्राफ के द्वारा। ठीक,
बुद्धि स्तर की तुलना करने के लिए दोनों को एक ही भुजा प्रदर्शित कर ग्राफ बना लेते हैं। अब आलेख निर्माण के सामान्य सिद्धांत, यानी कि ग्राफ जब हम बनाते हैं तो पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रख के तब हमें ग्राफ बनाना चाहिए जिससे आपको ग्राफ बनाने में जरा भी गड़बड़ी न हो। तो सबसे पहली बात ये होती है ग्राफ के लिए दो भुजाओं का होना आवश्यक है। कितनी भुजा को? दो भुजा। कौन कौन से? देखिए एक कौन सी भुजा है? ये है क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा, और इधर क्या है? उधर रेखा, यानी कि वर्टिकल रेखा ने, यानी कि देखिए ये क्षैतिज रेखा हो गया, ठीक, एक भुजा हो गया। दूसरा क्या है? ये वर्टिकल लाइन हो गया, उधर की रेखा, ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं का होना आवश्यक है। क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष, ये जो क्षैतिज रेखा है इसको क्या बोला जाता है? यक्ष अक्ष बोला जाता है, और जो उधर रेखा है वर्टिकल है इसको वाई अक्ष बोला जाता है, ठीक है। तो इसके साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई उधर रेखा को वाई एक्सिस, ये देखिए 90 अंश का कोण बना रही है तो इसको क्या है? वाई एक्सिस कहा जाता है। और जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे में मिलती हैं ये जगह, ठीक है, जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे में मिलती हैं उसे क्या बोला जाता है? उस बिंदु को उद्गम स्थल या ओ बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, ये पहला बात है, पहला बात ध्यान रखें। दूसरा बात है बीजगणित के समान रेखा चित्र में भी प्लस तथा माइनस दोनों मान अंकित किए जाते हैं। जैसे बीजगणित में जो है जब हम रेखा गणित के सवालों को हल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ग्राफ में भी हम प्लस माइनस ध्यान में रख के तब क्या ग्राफ का निर्माण करते हैं। कैसे? उद्गम ओ के दाईं ओर वाली रेखा का मान प्लस, उद्गम ओ के दाईं ओर वाली रेखा का नाम क्या मान क्या? प्लस, तथा बाईं ओर वाली रेखा का मान क्या होता है? माइनस, ठीक, बाईं ओर वाली रेखा का मान क्या होता है? माइनस। समझ गए? अब एक चित्र बना है, एक चित्र से आपको हम समझा देते हैं। तीसरा नियम पहले देख लीजिए, यक्ष अक्ष तथा वाई अक्ष की लंबाई का अनुपात हमेशा 4 से संबंधित 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि यक्ष की लंबाई, यक्ष अक्ष की लंबाई 4 इंच है तो वाई अक्ष की लंबाई 3 इंच होना चाहिए। इसका कहने का ये मतलब है कि यदि यक्ष आप जो 4 बना रहे हैं तो ये क्या है? वाई वाला क्या है? 3 बनाइए। इसको आप बड़ा बनाएंगे तो आपका ग्राफ देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आइए हम ये समझते हैं, इस चित्र के माध्यम से थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्या है? ग्राफ बनाने के लिए दो भुजा का होना आवश्यक। कौन कौन से? एक देखिए आधार रेखा, ठीक है, इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसको यक्ष अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है? खड़ी रेखा, इसको वाई अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? वर्टिकल लाइन है, ठीक। अब दूसरी बात क्या है? ये सब जहाँ भी मिलते हैं ओ, इसको ओ बिंदु यानी कि उद्गम स्थल कहा जाता है, ठीक, समझ गए। अब इस रेखा के दाईं ओर क्या होता है? प्लस प्लस होता है, और बाईं ओर क्या होता है? माइनस प्लस होता है। हमेशा ध्यान रखिए, ये क्या रहेगा? प्लस रहेगा, ठीक, समझ गए आप, और ये क्या रहेगा? प्लस रहेगा। अब ये क्या रहेगा? माइनस रहेगा, ये क्या रहेगा? माइनस। दाईं ओर प्लस प्लस, बाईं ओर माइनस माइनस। तब देखिए इधर का मान क्या होगा? प्लस प्लस, इधर का माइनस प्लस। कैसे? ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक। नीचे का मान माइनस माइनस कैसे? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक। अब इधर प्लस माइनस कैसे? ये प्लस है और ये माइनस है। समझ गए आप? इसी तरह बनते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में और शिक्षा शास्त्र में मेन इतना ही क्या है? प्रयोग किया जाता है। ये इतना प्लस प्लस मान का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि जब हम आलेख निर्माण करते हैं, ग्राफ का निर्माण करते हैं, ग्राफ का चित्र बनाते हैं तो किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि ग्राफ बनाने के कुछ स्मरणीय चरण क्या है, यानी जब आप ग्राफ बनाते हैं तो कुछ याद रखने वाली बातें क्या होती है। सबसे पहला, यक्ष तथा वाई अक्ष का अनुपात हमेशा 4 से संबंधित 3 का होना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्र चर को यक्ष अक्ष पर तथा प्रथम चर को वाई अक्ष पर प्रस्तुत करना चाहिए। जब दो भिन्न भिन्न संख्या वाले प्रतिदर्शों की तुलना करनी हो तो आवर्ती प्रतिशतांक निकाल कर ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये जब दो भिन्न भिन्न संख्या वाले प्रतिदर्शों की तुलना करनी हो तो क्या निकाला जाता है? आवर्ती प्रतिशतांक निकालकर हम ग्राफ बना लेते हैं। सरलित औजाइश द्वारा गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं। ये आलेख निर्माण की कुछ विधियां होती हैं, उनमें से एक प्रमुख विधि है सरलित औजाइश। इसके द्वारा हम गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के निष्कर्ष ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा दो अथवा अधिक प्रतिदर्शों की तुलना एक ही आधार पर संभव है। ये भी एक जो है आलेख निर्माण बनाने की विधि है। कौन सी? आवृत्ति बहुभुज। इसके द्वारा क्या है? दो या दो से अधिक क्या है? प्रतिदर्शों की तुलना एक ही हम रेखा पर, आधार रेखा पर की जा सकती है। अब आंकड़ों के आलेखित निरूपण का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला, जटिल आंकड़ों को नवीन रूप देना। जो आंकड़े बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनको क्या है जब हम चित्र बना देते हैं तो एक नया रूप प्रदान मिल जाता है।
दूसरा, अपार आंकड़ों को न्यूनतम स्थान में व्यक्त करना है। जो कहा जाता है ना कि गागर के जो है गागर में सागर भरना, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आंकड़े जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वो क्या है, छोटे रूप में आ जाते हैं। तीसरा है, आंकड़ों के स्वरूप को सार्थक व प्रभावशाली बना। जब आप चित्र कोई चीज़ जब आप चित्र बना के प्रदर्शित करते हैं तो वो देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है और प्रभावशाली लगता है, और लोग उसको सीखते भी जल्दी हैं। आंकड़ों को तुलनात्मक रूप प्रदान करना है, मतलब जब कोई सी चीज़ का तुलना हमको करना है तो हम चित्र के माध्यम से दर्शा दें, जिससे समझने वाला व्यक्ति चित्र देखकर समझ जाएगा। पांचवा, व्यस्त व्यक्तियों के लिए सरलतापूर्वक समझने में सुविधा प्रदान। जो ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी व्यस्त हैं, वो आंकड़े को या डाटा को देखने में काफ़ी समय लगता है, तो उनके लिए अगर उनको चित्र भी ग्राफ का दिखा देंगे तो वो समझ जाएंगे कि क्या इसके निष्कर्ष आया है। छठवां है, एक दृष्टिपात में विश्लेषण की क्षमता प्रदान करना, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अंधे व्यक्ति हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से अगर चित्र बना रहेगा तो वो समझ जाएंगे कि क्या निष्कर्ष आया हुआ है। तो इस तरह से देखा कि आज की क्लास में हमने पदार्थों का चित्रमय प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है, आंकड़ों का आलेखी निरूपण कैसे किया जाता है, इसके संबंध में हमने विस्तार से बात किया। आगे क्लास में हम बात करेंगे कि आलेखी निर्माण करने की जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं उसके संबंध में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।